हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम अगेन टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स वाला। आपके मैसेजेस मिल रहे हैं और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू तहे दिल से। बेटा इसी तरह से बस मेहनत करते रहो और चीज़ों को रिवाइज करते रहो। इसी लास्ट मोमेंट का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है। जो भी डिस्कशंस यहाँ आपको बताए जा रहे हैं, डिस्कशंस के थ्रू जो भी बातें सिखाई जा रही हैं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखो, सीखो और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। लास्ट मोमेंट पे ही जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, बस यही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। इतने सारे टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं और आज उसी सीक्वेंस में हम लोग अगले टॉपिक पर आए हैं, दैट इज रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली हम लोग 11th में पढ़ते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रोल 12th के एक चैप्टर में आपको देखने को मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहां पर भी ये चैप्टर हमारे बहुत काम आता है। रिलेटिवली ये चैप्टर आसान ही है अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हों तो। इस टॉपिक में तीन बातें पढ़ी जाती हैं, मतलब तीन चीज़ें हैं जो डिस्कस होती हैं। एक है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मीनिंग है, जो हम लोग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी निकालना सीखते हैं स्ट्रक्चर को यूज करके, या फिर मैथमेटिकल तरीके से भी निकालना सीखते हैं। दूसरा पार्ट होता है, इसी में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग को सीखते हैं कि रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे की जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज को देखते हुए या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए हम लोग रिएक्शंस की बैलेंसिंग करते हैं। और तीसरा पोर्शन इसी टॉपिक में आता है, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों को एन फैक्टर कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है, जिसको यूज करके हम लोग पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज का डिस्कशन करते समय मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, वैसे तो मैं एज्यूम कम ही करता हूं, लेकिन ये मैं आज मान रहा हूं कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सभी को बहुत अच्छे से आता है। और क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हम इस टॉपिक में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है हर एलिमेंट का, हर एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल में। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, और नहीं आता तो एक बार आप फिर से उसको रेफर कर लेना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल से तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये चीज नहीं बताऊंगा आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैसे निकाला। हाँ, उसके आगे की कहानी मैं आपको जरूर बताऊंगा। और मेरी फिर से वही कोशिश है कि मैं सारी जो भी चीजें इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए वो सारी बातें सामने आ सके, जिससे ये चैप्टर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमारे काम आता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में इसको यूज करते हैं, तो वहां पर भी जिस तरह के आइडिया यूज में आएंगे वो सब इसी से निकल करके आते हैं, तो वो भी हमारा पर्पस वहां भी सॉल्व हो जाए, ऐसा मेरा एम है। और इस एम के साथ हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आप वो देखो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन की बैलेंसिंग का पूछा था। ये एडवांस का क्वेश्चन है। वैसे तो दिखने में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अटक गए थे। मतलब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चंस को मुश्किल कैसे बना दिया जाता है, वो इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है I नेगेटिव ClO3 नेगेटिव H2SO4 से प्रोडक्ट ये बना है, और कहा जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस इक्वेशन इज आर। मतलब अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दिया जाए तो फिर उसमें हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब ऑब्वियसली रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स पता करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात करूं तो यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयोडाइड आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा -1 है। यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दूना 6 -1 5 +5 है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। जैसा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हमें दिया है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है कि कोई एलिमेंट रिड्यूस हो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन होने से उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और अगर वो ऑक्सीडाइज होगा
मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयोडीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब क्लोरीन और आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर्स में यहां पर चेंज आया है। और इसके अलावा हाइड्रोजन +1 में इधर भी है इधर भी है, कोई चेंज नहीं है। ऑक्सीजन इधर भी है, वो -2 में है, वो भी कोई चेंज नहीं है। और सल्फेट के फॉर्म में हमें यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, मतलब अगर आप सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो वो +6 दोनों जगह पर आएगी, मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं है, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं है। तो सबसे पहला काम रिएक्शन की बैलेंसिंग में हम लोग एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता करते हैं कि हमारे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, वो ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर हम लोग यहां देखें तो यहां आयोडीन है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया 1 यूनिट का। और यहां आयोडाइड आयन जो दिया गया है, उस आयोडाइड आयन में एक ही आयोडीन का एटम दिख रहा है, मतलब हम जो नंबर दिख रहा है उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं बैलेंसिंग करते समय, तो यहां टोटल वैल्यू 1 ही आ रही है। और इसी तरह से क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन +5 से -1 गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है 5 यूनिट का, और उसमें हम 1 से अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक क्लोरेट आयन में एक ही क्लोरीन एटम है। अब इसका यह मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल आयोडाइड आयन जो एक्चुअली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देता है और उस सब्सटेंस को रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। एक मॉलिक्यूल ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। और इसके अलावा क्लोरीन है जो रिड्यूस हो रहा है, और जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ClO3 नेगेटिव जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इस तरह से ये चेंजेस निकाले जाते हैं एंड देन फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब यहां 5 आया है तो इसमें 5 से और यहां पर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन्हीं नंबर को रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए उतना, जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए जितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए, वो दोनों नंबर इक्वल हो जाए। और हमें यह भी समझ में आ जाए कि जब ये बैलेंस होकर रिएक्शन बनेगी तो रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो जो ऐसा कि हमें यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब इन्हीं को देखते हुए इन्हीं एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड में बैलेंस किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक क्लोरीन आपको दिख रहा है तो यहां पर 1 लिखकर हमने क्लोरीन को बैलेंस कर दिया, और इसी तरह से यहां पर 5/2 लिखकर आयोडीन को बैलेंस कर दिया। मतलब अगर हम लोग यहां तक देखें तो आयोडीन और क्लोरीन जो कि रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी बैलेंसिंग हो चुकी है। और इसके अलावा जो और अदर एलिमेंट्स बचे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है। तो अब उसको कैसे बैलेंस किया जाता है, तो जैसे यहां पर 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड में 3 H2O ऐड करेंगे, 3 H2O ऐड करेंगे, जिससे ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। और फिर यहां पर अब आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि सल्फेट का भी तो ऑक्सीजन है, तो सल्फेट के ऑक्सीजन को सल्फेट के साथ ही रहने देते हैं और सल्फेट को एज अ होल हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो अब यहां पर 3 ऑक्सीजन वो बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन अगर देखें तो राइट हैंड साइड में 6 हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन हमें H2SO4 से मिल रहा है, तो इसका और एक H2SO4 ने हमें 2 H+ दिखाई पड़ रहे होंगे। तो इसका मतलब हमें ऐसा लगता है, यहां पर यही क्वेश्चन की खास बात थी कि 6 हाइड्रोजन पाने के लिए हमें 3 H2SO4 लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यहां पर बेटा 6 H2SO4 लेना होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में यह दिख रहा है कि HSO4 बना है। इसका मतलब यह दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का एक ही H+ दे करके HSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और वो जो H+ दे रहा है वो वाटर बनाने में यूटिलाइज हो रहा है। इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल H2SO4 का एक H+ देगा तो 6 H+ पाने के लिए हमें H2SO4 के 6 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, और इसीलिए यहां पर कोएफिशिएंट आता है 6।
और इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करोगे आप, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। मतलब यहां पर जो ट्रिक थी वो यही थी कि H प्लस को बैलेंस करते समय हमें H2SO4 से H प्लस मिल रहा है, उसको कैसे डील करना है। तो आपका पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो लिखा हुआ है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 नेगेटिव इज 6, तो इसका कोएफिशिएंट 6 है, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, तो I नेगेटिव से I2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में गई है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, मतलब आयोडाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, बिल्कुल सही है। तीसरा लिखा है सल्फर रिड्यूस्ड हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। और H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, H2O एक प्रोडक्ट है, वो सही है। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो आगरा, बॉम्बे और दिल्ली, ये 3 ऑप्शंस करेक्ट थे। मतलब मैंने इसके थ्रू आपको बेसिक बैलेंसिंग का आइडिया रिवाइज करवाया है कि हम यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फिर ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ले रहा होगा, फिर उन्हीं नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर लेफ्ट हैंड साइड देखते हुए उन्हीं एलिमेंट को राइट हैंड साइड में बैलेंस किया जाता है। ये एक बेसिक आइडिया है। और उसके अलावा अदर एलिमेंट जिनको स्पेक्टेटर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, उनको बैलेंस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का सहारा लिया जाता है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर कोई और सोर्स ना दिखाई पड़े तो H प्लस का सहारा लिया जाता है। तो हमें हाइड्रोजन H2SO4 से मिल रहा दिख रहा था, इसलिए हमने अलग से H प्लस लिखने की बजाय H2SO4 को यूज करके हाइड्रोजन एटम को बैलेंस किया है। तो ये आइडिया है। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन बैलेंसिंग का ही ले रहा हूं। यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया था, ये भी अभी पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले साल का ही। हमें रिएक्शन दी गई है, यहां पर 2 लिख दिया है, और यहां B लिखा है, यहां C लिखा है, यहां X लिखा है, Y लिखा है, Z लिखा है, और पूछा जा रहा है बताओ C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये आंसर आप तभी दे पाओगे जब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए पहले से ही 2 लगा दिया है, पहले से ही 2 लगा दिया है। C2O4 2 नेगेटिव प्लस CH पॉजिटिव, तो यहां चूंकि बैलेंस करना ही है हमें, तो बाकी के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो ABCD जो भी लिखे हैं उसको मैं हटा ही दे रहा हूं, वो हमारी बैलेंसिंग में अभी आ जाएगा। अभी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे H प्लस यहां पर, और यहां Mn+2, और यहां पर CO2, यहां पर H2O, वो बैलेंसिंग में आ जाएगा। हम बैलेंसिंग करते समय हमेशा सबसे पहले उन एलिमेंट्स पर फोकस करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा हो, मतलब जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन देने लेने में यूटिलाइज हो रहे हो, सबसे पहले उसी पर फोकस किया जाता है। तो उसके लिए हमें उन एलिमेंट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो यहां मैग्नीज है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, आप निकाल करके चेक करो, और राइट हैंड साइड में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है 5 यूनिट का। और इसी तरह से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है, और राइट हैंड साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज आ रहा है 1 यूनिट का। और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सलेट आयन में 2 कार्बन एटम है, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। यहां ऑक्सलेट है जिसका कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सलेट है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और परमैंगनेट आयन है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पर क्योंकि मैग्नीज का एक ही एटम एक मॉलिक्यूल में था, इसलिए हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया, 1 से ही। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि एक परमैंगनेट मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और यहां से दिखाई पड़ रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सलेट आयन का 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब ये दोनों नंबर्स निकाले जाते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि इन्हीं नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहां 2 है तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया तो वो पहले से ही लिखा हुआ है, और यहां 5 है तो आप यहां पर 5 ला दो। ये 2 ये पहले से ही लिखा है, मतलब वो 2 ही आना था उसको, क्योंकि उनको 2 के रेस्पेक्ट में ही बैलेंस करना है, तो 2 रहने दिया, और यहां पर 5। अब अकॉर्डिंगली आगे की बैलेंसिंग करें, तो यहां पर राइट हैंड साइड में मैग्नीज का कोएफिशिएंट आएगा 2, कार्बन का कोएफिशिएंट आएगा 10, क्योंकि यहां 10 कार्बन एटम है तो 10 CO2 बनेगा। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, पहले उनको ऐसे बैलेंस किया जाता है। आपको पूछा क्या गया था,
सी की वैल्यू, सी की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब आपको H प्लस आयन का क्वेश्चन पूछा है, और H प्लस आयन का क्वेश्चन बताने के लिए आपको इसको लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इन्होंने Mn+2 का क्वेश्चन पूछ लिया होता या फिर CO2 का क्वेश्चन पूछ लिया होता तो इतने से ही आंसर दिया जा सकता था 2 या 10, लेकिन इन्होंने भी समझदारी दिखा रखी है, इन्होंने पूछा H प्लस का क्वेश्चन बताओ, तो वो तभी आप बता पाओगे जब आप पूरा बैलेंस कर लोगे। चलो कर लेते हैं। तो अब अगला स्टेप, यहाँ अलग अदर एलिमेंट्स हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही है, जिसमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन कम होता है उधर H2O ऐड कर देते हैं, फिर लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद जहां हाइड्रोजन कम होता है उसमें H प्लस ऐड कर लेते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की काउंटिंग करें तो यहां पर 2 इंटू 4 8 और 5 इंटू 4 20, तो 28 दिख रहा है, और यहां पर 20 दिख रहा है, मतलब 8 H2O आना चाहिए, 8 H2O आना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद हाइड्रोजन को चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी तो अलग से कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर H प्लस ऐसे ही लिख रखा है, उसको हमें बैलेंस करना है। और राइट हैंड साइड में देखें तो 16 H प्लस हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 16 H प्लस कोएफिशिएंट आएगा, 16 H प्लस कोएफिशिएंट के रूप में आएगा। तो आपसे वही पूछा गया है कि C की वैल्यू क्या है, तो यहां से दिखाई पड़ा कि C की वैल्यू है 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ बैलेंसिंग एनी रिडॉक्स रिएक्शन, इसी तरह से किया जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होने की बजाय बेसिक मीडियम में हो रही हो, तो अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही होगी, मतलब ओवरऑल रिएक्शन में उस केस में OH आयन दिखाई पड़ रहे होंगे, तो उस केस में हम एक स्टेप और उसमें ऐड कर लेते हैं कि पहले एसिडिक मीडियम मान करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एसिडिक मीडियम मान करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर जिस साइड में जितना भी OH, जिस साइड में जितना भी OH दिख रहा है उतना ही OH आयन दोनों साइड में लिख दो। 16 H प्लस दिख रहा है तो 16 OH इधर भी लिखो, 16 OH इधर भी लिखो, और सेम साइड के OH आयन और H प्लस आयन को मिला करके H2O लिख दो। अगर सेम साइड में H प्लस और OH दिख रहा है, इसका मतलब वो H2O है, वो H2O मिला करके आप उसको लिख दो। और अगर दोनों साइड H2O दिख रहा है तो एक्स्ट्रा H2O को काट दो, और इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो ये तरीके हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन अप when 1 mole of nitrate ion is reduced to 1 mole of NH2OH, मतलब एक मोल नाइट्रेट आयन NH2OH में कन्वर्ट हो रहा है, इसका एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है। इसका मतलब है बेटा कि जितना भी नाइट्रोजन यहां है वो हमारे प्रोडक्ट में आ रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे। तो बेसिकली अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हो तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बेटा +5 है, और यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें, आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, ऐसा है नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इन दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो वो खुद खींचेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर -2 चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर सिंगल बॉन्ड है तो +1 चार्ज आ जाएगा, और -2 और +1 का मतलब -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो अगर आप देखो तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 यूनिट का, +5 से -1 6 यूनिट का चेंज है, +5 से -1 6 यूनिट का चेंज है। इसका यह मतलब है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रेट का जब इसमें कन्वर्ट होगा तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहां रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो रिड्यूस होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो एक मोल मॉलिक्यूल ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर है स्टोइकियोमेट्री को देखते हुए 6 मोल। 6 मोल आपका इसका आंसर है, मतलब करेक्ट आंसर आपका दिल्ली है, दिल्ली। इस तरह से आप रिएक्शन में देख सकते हो, मतलब बेसिकली वही उसका एन फैक्टर भी है।
मतलब कहने का ये है कि किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर होता है। तो यहां पर नाइट्रेट का जो एन फैक्टर है वो 6 ही है, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल 6 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या एक मॉलिक्यूल तो नहीं बोलना चाहिए, आयन बोलना चाहिए क्योंकि नाइट्रेट आयन है। तो एक नाइट्रेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गलतियां करते हैं या नहीं कर पाते। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैव 20% ऑक्सीजन, मतलब मेटल का कोई एक ऑक्साइड है। मेटल कौन सा है हमें नहीं पता, ऑक्साइड है, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, MxOY समथिंग लाइक। मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाया होगा, और कहा जा रहा है कि जो मेटल का ऑक्साइड है उसमें 20% ऑक्सीजन का वेट है, 20% बाय वेट ऑक्सीजन है, 20% बाय वेट ऑक्सीजन है। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड जो भी है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड will be equal to equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। मतलब किसी भी मेटल ऑक्साइड का अगर हम एक इक्विवेलेंट ले लें बेटा, अगर इसका एक इक्विवेलेंट ले लिया जाए, एक इक्विवेलेंट, तो इस एक इक्विवेलेंट मेटल ऑक्साइड के अंदर एक इक्विवेलेंट मेटल होता है, एक इक्विवेलेंट मेटल होगा और एक ही इक्विवेलेंट ऑक्साइड भी होगा, एक ही इक्विवेलेंट ऑक्साइड भी होगा। ये हर कंपाउंड के लिए ये बात ट्रू है। वहां पर कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ भी हो, मतलब कहने का ये है कि यहां पर x और y कोई भी नंबर हो, हमेशा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ये बात ट्रू होती है कि एक इक्विवेलेंट ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन्स एक इक्विवेलेंट ऑफ एक सब्सटेंस, उतना ही एक इक्विवेलेंट ऑफ दूसरा सब्सटेंस, और एक इक्विवेलेंट का वेट ही इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। तो एक इक्विवेलेंट मेटल का वेट उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, और एक इक्विवेलेंट ऑक्साइड का वेट उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, और उन दोनों का सम एक इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड के वेट के बराबर होता है। तो अब अगर आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता लग जाए, मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता लग जाए, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? ऑक्साइड का भी तो इक्विवेलेंट वेट चाहिए। हाँ, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट हमेशा जानते रहो, ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा 8। अब आप सोच रहोगे अरे भैया ये कहां से आ गया 8? तो आपको एक बात पता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर ऐसा कह लें कि एक एटम, अगर एटम की बात हो रही है तो एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है वही उसका एन फैक्टर होता है। अब जब ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्साइड बनने का मतलब होता है ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ऑक्साइड का मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एटम का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो उसका एटॉमिक वेट जो कि 16 होता है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज 2 होता है। क्यों 2? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, इसलिए एन फैक्टर 2 होता है। तो यहां से उसका इक्विवेलेंट वेट आता है हमेशा 8। तो ये तो पता लग गया।
अब मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता लग जाए तो आपका काम हो जाएगा। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग एक बात और सीखते हैं कि जितने इक्विवेलेंट एक रिएक्ट होगा उतने ही इक्विवेलेंट दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कहने का यह है कि एक इक्विवेलेंट ऑफ मेटल एक ही इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ही इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्साइड बनाएगा। हमेशा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, चाहे हम एक इक्विवेलेंट की जगह 10 इक्विवेलेंट की भी बात कर सकते हैं, ठीक। और एक यहां पर इससे हम ये कह सकते हैं, यहां पर ऊपर जो दिया हुआ है कि जो मेटल का ऑक्साइड है उसमें 20% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि 80% हाइड्रोजन सॉरी मेटल हुआ। 20% अगर ऑक्सीजन है ऑक्साइड में, इसका मतलब है कि 80% मेटल हुआ। तो यहां से ये बोला जा सकता है कि अगर हमारा टोटल मेटल ऑक्साइड का वेट 100 ग्राम है तो उसमें ऑक्सीजन का वेट होगा 20 ग्राम और 80 ग्राम होगा बेटा मेटल का वेट। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन ने 80 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट किया है, 20 ग्राम नाइट्रोजन ने 20 ग्राम नाइट्रोजन के नाम ना आ रहा है मुझे, 20 ग्राम ऑक्सीजन ने 80 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट करा है। सिंस 20 ग्राम ऑक्सीजन combines with 80 ग्राम मेटल, अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन 80 ग्राम मेटल से रिएक्ट करता है तो आप यहां से कह सकते हो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल से रिएक्ट करेगा, 80 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम मेटल, यूनिटरी मेथड। तो आप यहां से कह सकते हो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा, वो आएगा आपका ये आंसर, इतने ग्राम मेटल का। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आने वाला है, ये कितना आने वाला है, 8 चौको 32, 320 ग्राम, 320 ग्राम नहीं, कैलकुलेशन ओके ओके ओके, एक जीरो मिस किया मैंने, 320 नहीं आएगा, 320 नहीं आ रहा बेटा, 32 आ रहा है, 32, ठीक है, 32 ग्राम मेटल से ये रिएक्ट करेगा, 32 ग्राम मेटल से। और आपको ये पता है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब एक इक्विवेलेंट है। मतलब अगर ये एक इक्विवेलेंट है तो एक इक्विवेलेंट ऑक्सीजन एक ही इक्विवेलेंट मेटल से रिएक्ट करना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी एक ही इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट 32 ग्राम है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, एक इक्विवेलेंट का वेट है वो 32 ग्राम है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का वेट फिर कितना हुआ, मेटल ऑक्साइड का वेट हुआ 32 प्लस 8, 32 मेटल का इक्विवेलेंट वेट और 8 ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट, तो आपका आंसर कितना आया, 40। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 40 है, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाते क्योंकि वो इस तरह से चीजों को नहीं जान रहे। ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लिया था जिससे मैं सारी बातें पॉइंट आउट कर सकूं। इस क्वेश्चन को आप दोबारा जरूर सॉल्व करना, जरूर सॉल्व करना। ये बेसिक फंडामेंटल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का आइडिया इसमें बहुत ज्यादा यूज में आया है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इतने 2.68 into 10 to the power minus 3 mole of a solution containing An positive ion required this much mole of MnO4 negative for oxidation of An positive to AO3 नेगेटिव। मतलब कहने का ये जितना लिखा है अगर उसको रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखा जाए तो इन्होंने An पॉजिटिव को MnO4 नेगेटिव से ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर दिया है AO3 नेगेटिव में इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में अगर किया है तो यहां एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो गया होगा। ये बात हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि MnO4 नेगेटिव या KMnO4 भी आप बोल सकते हो, पर मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn+2 में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रल मीडियम में
या माइल्ड बेसिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn+4 में, और अगर स्ट्रांगली बेसिक मीडियम हो तो KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn+6 में। ये बात आप लोग ध्यान में रखो, ये हमें ध्यान में रखना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग ये पढ़ते भी हैं, और अगर आप भूल गए हो तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज में आता है, तो हमें याद होना चाहिए। खैर, तो अब यहां पर इन्होंने ये बोला है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि इसके 2.68 इंटू 10⁻³ मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1.61 इंटू 10⁻³ मोल MnO4 नेगेटिव की जरूरत पड़ी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो N है, N क्या है, व्हाट इज N? N की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो आप N कैसे निकालोगे? आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ये पता है कि जब ये लोग रिएक्ट कर रहे होंगे तो जितना इक्विवेलेंट An पॉजिटिव होगा उतना ही इक्विवेलेंट MnO4 नेगेटिव के भी यूज हुए होंगे। मतलब इक्विवेलेंट ऑफ An पॉजिटिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 नेगेटिव। दोनों के इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे। और आपको इक्विवेलेंट की बजाय मोल की इंफॉर्मेशन दी है, तो मोल इंटू N फैक्टर इक्विवेलेंट होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोल ऑफ An पॉजिटिव इंटू N फैक्टर ऑफ An पॉजिटिव विल बी इक्वल टू मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय N फैक्टर ऑफ MnO4 नेगेटिव। और N फैक्टर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन दिए अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो, या कितने इलेक्ट्रॉन लिए अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो, पर मॉलिक्यूल। तो अब यहां पर आप अगर KMnO4 को देखो तो ये +7 से +2 में गया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब N फैक्टर 5 है। और ये An पॉजिटिव से यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखो तो +5 आएगी बेटा, +5। तो N पॉजिटिव से +5 में गया, और आपको ये पता है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हमें ये पता है, वो लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन वर्ड। इसका मतलब ये है कि जो N लिखा है ये नंबर 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। मतलब इसकी पहले ऑक्सीडेशन नंबर N है, अब उससे ये बढ़ेगा, तो बढ़ के अगर 5 हुआ है इसका मतलब पहले कम रहा होगा, इसका मतलब N की वैल्यू 5 से कम है। अब वो वैल्यू 4, 3, 2, 1, 0, -1 कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 5 - N, यही इसका N फैक्टर कहलाएगा। N फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो एक मॉलिक्यूल ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे वही नंबर है। अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो, 2.68 इंटू 10⁻³ इंटू 5 - N इज इक्वल्स टू 1.61 इंटू 10⁻³ इंटू 5। और इसको सॉल्व करने पर हमें N की वैल्यू, मैं बता दे रहा हूं, कैलकुलेशन में बचा रहा हूं, N की वैल्यू सॉल्व होके आती है बेटा 2, नहीं 3, सॉरी, N की वैल्यू 3 आती है। आप सॉल्व करके चेक कर लेना, इसको सॉल्व करने पर N की वैल्यू 3 आती है। अगर 3 ना आ रही हो, 2 आ रही हो, तो आप मुझको कमेंट में बता देना भी 3 आती है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर मैंने ये क्वेश्चन लिया इसलिए कि आपको ये बात समझ में आए कि एन फैक्टर कैसे निकालते। जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे बच्चे एन फैक्टर निकालते समय n-5 कर देते, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्चुअली एन फैक्टर का मतलब हमेशा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाता है, और चेंज निकालते समय हमेशा हायर माइनस लोअर किया जाता है, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो। मतलब एन फैक्टर की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती। अगर किसी ने यहां पर n-5 की जगह 5 - N लिख दिया तो फिर उसका आंसर कुछ और ही आ जाएगा, फिर ये नहीं आएगा, और फिर वो आंसर एब्सर्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये आइडिया हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड Y। मतलब N2H4 का 1 मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए।
एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब एक, और यहाँ पर कोएफिशिएंट 10 रहा होगा, और ऐसा करने पर इन्होंने कहा कि कोई प्रोडक्ट बना है Y, और आगे लिखा है एज्यूम दैट ऑल नाइट्रोजन अपीयर्स इन द न्यू कंपाउंड, मतलब जितने भी नाइट्रोजन है वो इस कंपाउंड में आए हैं, तो न्यू कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, न्यू कंपाउंड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। एज्यूम देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कहने का ये है कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो नाइट्रोजन ने ही दिए हैं, ऐसा मान करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और साथ में ये भी कि हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है। तो अगर एक मॉलिक्यूल ने, एक मोल ने 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक मॉलिक्यूल ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और वो इलेक्ट्रॉन लूज किए किसने, नाइट्रोजन ने। अगर हम लोग यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बेटा, तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है -2, और अगर ये एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इसका ये है कि इसका n फैक्टर 10 है, इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 2 नाइट्रोजन ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसका मतलब एक एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और अगर एक एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट से बढ़ जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट से बढ़ जाएगी। 5 यूनिट, क्यों 5 यूनिट किया, क्योंकि यहां 2 एटम है बेटा, दो एटम ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक एटम ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए, और अगर एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट से बढ़ जाएगी, इसका मतलब वो -2 से 5 यूनिट अगर हम बढ़ाएं तो वो +3 में आएगी, -2 से +3 में आएगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आपका आंसर इसका +3 ही है। सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम लैंग्वेज को समझ जाएं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फंडामेंटली काफी ज्यादा ये आइडिया यूज किया जाता है। कहा जा रहा है कि 70 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग HCl was treated with excess of KBrO3 and KBr solution of unknown concentration, where Br2 liberated is titrated against an standard solution of Na2H2O3, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन जो दी है, अगर मैं उसको रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखूं तो ऐसा कह रहे हैं कि KBrO3 और KBr इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट हो करके Br2 बना रहे हैं, Br2 बना रहे हैं, और Br2 जो वहां से लिबरेट हुई है उसके लिए Na2H2O3, जिसको हाइपो सोल्यूशन भी नाम दिया जाता है, ये यूज किया जा रहा है। तो ये सोडियम थायोसल्फेट अपने आप में एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो ये ब्रोमीन को रिड्यूस कर देता है और खुद कन्वर्ट होता है Na2S4O6 में। ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो कि हेलोजेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। आयोडीन को पास कर दिया जाता है या ब्रोमीन को हाइपो सोल्यूशन से पास करते हैं, और ये रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलती है। हमसे कहा जा रहा है कि जो सोडियम थायोसल्फेट, इसको सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं या हाइपो सोल्यूशन भी बोला जाता है, उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम आपको दिया गया है। मतलब इससे आप मिलीमोल ऑफ Na2H2O3 ये पता कर सकते हो, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो आपको यहां से मिलेगा 2 × 21 दैट इज 42 मिलीमोल। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब आपसे पूछा क्या है, 20 मिलीमोल सोडियम थायोसल्फेट ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है, ये ब्रोमीन इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है, इस रिएक्शन में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और HCl जो सोल्यूशन यूज किया गया है उसका वॉल्यूम 70 ml है, और आपको ये बताना है कि HCl सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए पहली बात तो ये रिएक्शन अगर अनबैलेंस्ड है तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से भी काम कर सकते हो। Na2H2O3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की बेटा यहाँ +2 होती है, आप निकाल के चेक कर सकते हो, और यहाँ 2.5 होती है प्लस में। Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट
2.5 होती है, मतलब यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 0.5 का आता है एक एटम के लिए, और ऐसे 2 एटम है तो मल्टीप्लाई करने पर ये 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसका एन फैक्टर आता है 1। और इसी तरह से ब्रोमीन का एन फैक्टर 2 आता है, क्योंकि यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा है, मतलब 1 यूनिट का चेंज है और ऐसे 2 एटम एक मॉलिक्यूल में है, तो एन फैक्टर 2। अब ये निकाला क्यों, उसका रीजन समझते हैं हम लोग। यहां पर सोडियम थायोसल्फेट के मिली मोल हमें पता है 42 मिली मोल। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जितने मिली मोल ये है उतने मिली मोल ये होगा, लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएं तो जरूर ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट सोडियम थायोसल्फेट होगा उतने इक्विवेलेंट भी ब्रोमीन रिएक्ट करेगा। और सोडियम थायोसल्फेट के इक्विवेलेंट होंगे बेटा 42 इंटू 1, दैट इज 42 मिली इक्विवेलेंट। मिली मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, उसका मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। मिली मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मिली इक्विवेलेंट आ गया। अब जितने मिली इक्विवेलेंट सोडियम थायोसल्फेट है उतने ही इक्विवेलेंट ब्रोमीन होगा, दैट इज 42 मिली इक्विवेलेंट सोडियम ब्रोमीन आ गया। अब जो ये ब्रोमीन आया है, यहां पर ब्रोमीन जो इससे रिएक्ट कर रहा है, ये पहले वाली रिएक्शन में बना था, तो इसका मतलब अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि अगर 42 मिली इक्विवेलेंट ब्रोमीन यहां यूज हो रहा है, मतलब यहां 42 मिली इक्विवेलेंट बना रहा होगा, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ब्रोमीन का जो एन फैक्टर है बेटा वो 2 है, और अगर आप इस रिएक्शन में एन फैक्टर निकालते हो तो ये एन फैक्टर 5/3 आता है। क्यों 5/3 आता है? क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 है और +5 है, मतलब ये अपने आप में कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन। या आप ऐसे कह लो कि अगर आप उल्टी डायरेक्शन में इसको पढ़ते हो तो यहां ब्रोमीन का डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है उल्टी डायरेक्शन में। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने के लिए एक अप्रोच आपको दिखाई जाती है N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, जहां पर N1 N2 इंडिविजुअल स्टेप्स के एन फैक्टर हैं। मतलब अगर आप देखो तो मान लो कि मैं यहां पर N1 बोलता हूं तो ये 0 से +5 में जा रहा और ऐसे 2 एटम हैं, तो ये वाला जो चेंज आएगा वो 10 यूनिट का आएगा। 0 से +5, एक एटम के लिए 1 का चेंज, ऐसे ब्रोमीन में 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल चेंज 5 इंटू 2 10 का। और इसी तरह से 0 से -1 मतलब एक एटम के लिए 1 यूनिट का चेंज, और ऐसे 2 एटम Br2 में है तो 2 एटम के लिए 2 का। और अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हो तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10, इसको सॉल्व करके ही 5/3 आता है। अब खास बात क्या है कि एन फैक्टर ब्रोमीन का दोनों रिएक्शंस में सेम नहीं है, और नहीं सेम है इसलिए आप ये बात नहीं बोल सकते कि ये 42 मिली इक्विवेलेंट अगर यहां है तो यहां पर भी इतना रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मोल की लैंग्वेज को यूज करते हैं। अगर हम इसके मोल्स निकालना चाहें तो ये कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर मोल होता है। तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 21 मिली मोल, 21 मिली मोल। और अब ये कह सकते हैं कि पहली रिएक्शन में जो ब्रोमीन बना रहा होगा वही दूसरी रिएक्शन में आया है, वो 21 मिली मोल होगा, 21 मिली मोल होगा। ऐसे तो हमने बता दिया। अब आप ये भी बता सकते हो कि इस रिएक्शन में जो ब्रोमीन बना है उसके इक्विवेलेंट कितने हैं। इक्विवेलेंट आप उस रिएक्शन में कर सकते हो। कैसे बताया जाएगा इक्विवेलेंट? तो अब आप इसमें इसके एन फैक्टर से जो कि 5/3 है मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इसका इक्विवेलेंट पता लग गया। इसको सॉल्व करने पर 7 5 35 मिली इक्विवेलेंट आएगा बेटा, 35 मिली इक्विवेलेंट। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन जितने इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना है उतने ही इक्विवेलेंट सभी रिएक्टेंट्स यूज हुए होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट, उतने KBrO3 35 मिली इक्विवेलेंट यूज होगा, KBr 35 मिली इक्विवेलेंट यूज होगा, HCl भी 35 मिली इक्विवेलेंट ही यूज होगा। तो आपको यह पता लग गया 35 मिली इक्विवेलेंट HCl यूज हुआ। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताया है HCl जिसमें प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछी है। मोलरिटी, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मोल होता है। आप इस HCl के लिए फॉर
HCl मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में है तो मोल ऑफ HCl, इससे इक्वेट करके अगर आपको HCl का मोल पता लग जाए तो आप इससे वॉल्यूम पता है तो मोलरिटी निकाल सकते हो। अब HCl का मोल कैसे पता लगे, तो HCl का मिली इक्विवेलेंट तो पता लग चुका है लेकिन मोल नहीं पता, वो कैसे पता करें, तो उसके लिए आपको n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। और HCl का n फैक्टर क्या होगा अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये जवाब देंगे कि HCl का n फैक्टर 1 होगा क्योंकि वो एक H+ देता है, और ये जवाब बिल्कुल गलत है। HCl का n फैक्टर इस रिएक्शन में 1 नहीं है। HCl का n फैक्टर 1 तब होता जब वो एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता, जो कि एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है, और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में n फैक्टर निकालने के तरीके डिफरेंट होते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की खास में HCl की खास बात यह है कि HCl खुद रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, मतलब ना तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है ना तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। आप पूछ सकते हो कि आप मुझे कैसे पता लगा, तो मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि इसमें HCl के बारे में प्रोडक्ट साइड में कोई कमेंट नहीं किया गया है, और अगर नहीं किया गया है इसका मतलब यह अंडरस्टूड है कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि HCl यहां स्पेक्टेटर स्पीसी है, ना तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया ना तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया। और ऐसी स्पीसी का n फैक्टर निकालने के लिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं। और एक जनरल फॉर्मूला रेडॉक्स रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड का n फैक्टर निकालने के लिए होता है, जनरल फॉर्मूला जो सब पे अप्लाई होता है। मैं आपको वो फॉर्मूला बताता हूं। n फैक्टर का मतलब है n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का मतलब ट्रांसफर भी बोल सकते हैं हम, कि रिड्यूसिंग एजेंट ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिया होगा, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, तो वो नंबर यहां लिखना है डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? उसका जिसका n फैक्टर आपको निकालना है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स के लिए ही वैलिड है। तो अब इसको यूज करने के लिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो आपको तभी पता लगेगा जब रिएक्शन बैलेंस्ड हो। अगर रिएक्शन अनबैलेंस्ड है तो पता ही नहीं लगेगा, तो आपको इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूं और मैं दोबारा ये रिएक्शन लिख रहा हूं, KBrO3 प्लस KBr प्लस HCl से प्रोडक्ट बना है Br2। हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमें मिली इक्विवेलेंट तो पता लगे हैं, लेकिन मोलरिटी पता करने के लिए हमें मोल चाहिए, और मोल के लिए हमें n फैक्टर चाहिए, और n फैक्टर के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे बैलेंस होगी। अब ये अपने आप में एक कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन जो +5 से 0 में जा रहा है, मतलब इसके लिए चेंज 5 यूनिट का है, और एक मॉलिक्यूल में एक ही ब्रोमीन एटम है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 5, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और ऐसे ही ब्रोमीन जो -1 में है वो भी 0 में जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब KBr इलेक्ट्रॉन दे रहा है और KBrO3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और एक मॉलिक्यूल में एक ही ब्रोमीन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा 5, और इन दोनों जगहों के ब्रोमीन इसी में गए हैं। तब राइट हैंड साइड में उसको बैलेंस कर लो। यहां से एक ब्रोमीन यहां पर आया है और यहां के 5 ब्रोमीन आए हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर टोटल 6 ब्रोमीन है तो राइट हैंड साइड में भी 6 ब्रोमीन होना चाहिए, तो यहां पर 3 लिख दो तो ब्रोमीन बैलेंस हो गया। और यहां पर अगर आप देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अगर इसकी बात करें तो इसके 5 मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए और इसके एक मॉलिक्यूल ने 5 इलेक्ट्रॉन लिए। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहा है बेटा 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है वो तो हमें पता लग गया, और आप चाहो तो इसको भी यूज करके इसका n फैक्टर निकाल सकते हो, तो भी वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आंसर मैंने पहले भी बताया था, n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2, वहां से भी आया था और ऐसे भी आ जाएगा। और हमें एन फैक्टर बताना है HCl का, तो HCl का एन फैक्टर निकालने के लिए HCl का कोएफिशिएंट चाहिए और वो अभी तक नहीं मिला, तो अब हमें इसको आगे भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब आगे बैलेंस क्या करना है, यहां ऑक्सीजन है, यहां पर पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो जो यहां पर ऑक्सीजन आपको पोटेशियम दिख रहा है, उसको राइट हैंड साइड में नहीं दिख रहा, तो उसे आप KCl लिख दो, क्योंकि HCl का जो क्लोराइड होगा वो KCl बना रहा होगा, और टोटल 6 KCl बनेंगे, क्योंकि 6 K पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से पोटेशियम भी बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, और अगर 6 क्लोरीन है तो यहां पर 6 कोएफिशिएंट आ ही रहा होगा। और अगर आप इससे नहीं चेक करते तो आप चाहो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखो, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में 3 H2O आएगा और उसमें 6 हाइड्रोजन होगा, और 6 हाइड्रोजन पाने के लिए हमें 6 HCl की जरूरत पड़ेगी, और 6 HCl आ गया, और उसके 6 Cl नेगेटिव 6 KCl में चले गए। तो इस तरह से HCl का कोएफिशिएंट आया 6। इसका मतलब हुआ कि HCl का n फैक्टर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां से वो आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे, फॉर HCl मोलरिटी इंटू वॉल्यूम आपको 70 दिया गया है, इज इक्वल्स टू मोल, और मोल की जगह पर आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट of HCl divided by n मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर। इसी तरह से मोल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। और आपने अभी पिछले पेज पर निकाला था HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने, कहां गया भैया, कहां गया, हाँ 35 आया था। तो अब आप इसको यहां पर यूज करो, यहां पर अगर आपने 35 यूज किया तो 35 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा, और 70 और 35 ये उड़ेगा तो 2 आएगा, और मोलरिटी की वैल्यू 2 को नीचे लेके आ जाओ तो ये 1/12 आ रही है। 1/12 आई थिंक कुछ कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई है, 1/12 आंसर नहीं आएगा। एक सेकेंड, एक बार चेक कर लें हम लोग। हाँ देखो मैंने क्या गड़बड़ की, मैंने यहाँ पर इनफैक्ट 5/6 निकाला था और यहाँ पर 6 लिख दिया, ये गलती हो गई, सुधार लेते हैं इसको। कैलकुलेशन एरर है, एक सेकेंड। यहाँ पर आएगा बेटा 5/6, और इसका 35 था, 35 अपॉन 5 और 6 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से ये 35 और 70 कटेगा और ये 2 आएगा, और 2 को नीचे लेके आ जाएं तो ये आएगा 6/10। मोलरिटी HCl की आ रही है 6/10, मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बेटा कैलकाटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब इसमें ये एक्सट्रीम लेवल्स हैं क्वेश्चन बनने के, मतलब ये सबसे ज्यादा मुश्किल जब बनाया जा सकता है तो वो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। मतलब इसमें सारी बातें जो हमें जाननी जरूरी है वो सारी बातें पॉइंट आउट हो रही हैं। अगर आपको कहीं कहीं भी मिस हो तो इसको जरूर आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने आपको वो सब बातें जो हमें एक्चुअली सीख जानी चाहिए वो दिखाई है। हमें ये भी आना चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज होके CO2 बना है, H2O बना है, Cl2 बना है। CH CL2COOH से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो CO2 बताया गया है, H2O बताया गया है और Cl2 बताया गया है। और कहा जा रहा है ऐसा करने के लिए हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 100 मिली इक्विवेलेंट यूज हुए, 100 मिली इक्विवेलेंट यूज हुए ऐसा करवाने के लिए, ये काम करवाने के लिए 100 मिली इक्विवेलेंट यूज हुए। तो इसका मतलब बेटा ये अंडरस्टूड हो गया कि 100 मिली इक्विवेलेंट ही ये डाइक्लोरो एसिटिक एसिड रहा होगा। तो क्योंकि जितने इक्विवेलेंट ये यूज हुआ उतने इक्विवेलेंट ये यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर उसी अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाए अमोनिया से टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड तो कितना अमोनिया यूज होगा।
मतलब कहने का ये है कि अब ये क्या कह रहे हैं, CHCl2COOH जो कि एक एसिड है, उसको बेस जो कि अमोनिया हमें दिया गया है, अगर उससे रिएक्ट कराया जाए जिससे बनेगा CHCl2COONH4 अमोनियम डाइक्लोरोएसीटेट, ये बनेगा, तो इसके कितने मोल की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो रिएक्शन यहां दिखाई जा रही है, ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहां पर जैसे 100 मिलीक्विवेलेंट एसीटेट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 100 मिलीक्विवेलेंट यहां है तो यहां भी होगा? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहां पर इसका एन फैक्टर अलग हो, क्योंकि निकालने का तरीका भी अलग होगा, और यहां पर इसका एन फैक्टर अलग हो, क्योंकि निकालने का तरीका अलग होगा। अच्छा सॉरी, ये 600 दिया गया है, 600, ओके, तो ये फिर 600 होगा, ये बेटा 600 होगा, 600 होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर हम ये पता कर लें कि ये कितने मिलीमोल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने मिलीमोल यहां है उतने ही मिलीमोल यहां पर भी होगा। अब ये कैसे पता करें? उसके लिए हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और एन फैक्टर कैसे पता करें? तो उसके लिए हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप देखो, मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं जिससे आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हो। डाइक्लोरोएसीटेट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन एटम्स जो दिखाए जा रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले कार्बन की -2 है, सॉरी +2 है, और इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 है। बाकी जिनको मैं नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूं उसका रीजन ये है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है। ये पॉइंट आउट मैंने कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे जिससे कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, और प्लस चार्ज आएगा, और इसके अलावा कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा होगा जिसकी वजह से कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा। और यहां दो कार्बन हैं, लेकिन एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर ज्यादा है यहां पर, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और दूसरी तरफ ये वाला कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां से -1 और इसकी वजह से +1, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये दो क्लोरीन है उसकी वजह से इस पे +2 चार्ज आया, वही रहेगा। और इसी तरह की कहानी यहां पर है। और अगर आप प्रोडक्ट देखते हो तो यहां प्रोडक्ट में कार्बन +4 में है और क्लोरीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब कहने का यह हुआ कि कार्बन +2 से +2 और -2, +2 और -2, सॉरी -2 नहीं, ये भी कार्बन हमारा +2 ही है, सॉरी, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये कार्बन भी हमारा +2 में है और ये कार्बन भी हमारा +2 में ही है बेटा। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से कार्बन +4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कार्बन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा वो 2 यूनिट का आएगा। और ऐसे चूंकि 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये भी +2 वाला है, तो कार्बन के जो एटम होंगे, 2 एटम मिलकर के 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2 से +4 में जाने के लिए, तो 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और साथ ही साथ क्लोरीन भी जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो 0 में जा रहा है। मतलब क्लोरीन एटम भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्लोरीन एटम भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वो एक एटम ऑफ क्लोरीन -1 से 0 में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इसका मतलब अगर टोटल काउंटिंग करें तो कार्बन एटम्स ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए इसका मतलब इसका एन फैक्टर 6 है, और अगर 6 है तो आप इससे इसके मोल निकालोगे तो इक्विवेलेंट डिवाइड बाय एन फैक्टर 100 मिली मोल आएगा। 600 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 100 मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब अगर वो पहली रिएक्शन में 100 मिली मोल था तो दूसरी रिएक्शन में भी 100 मिलीमोल ही होगा,
100 मिलीमोल। और यहां पर अगर इसके एन फैक्टर की बात करें तो यहां एन फैक्टर इसका 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है और एसिड बेस रिएक्शन में जब एन फैक्टर देखा जाता है तो हम ये देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल एसिड का जितने H प्लस देगा वही उसका एन फैक्टर होता है, या एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस जितने H प्लस लेगा या फिर जितने OH देगा या फिर जितने लोन पेयर देगा वही उसका एन फैक्टर होता है। तो अमोनिया एक H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है इससे, ये एक H प्लस दे रहा है, मतलब दोनों का एन फैक्टर 1 1 है। और अगर ये 100 मिलीमोल था, 100 मिलीमोल था, तो आप इसको इस रिएक्शन के हिसाब से इक्विवेलेंट में लिखोगे तो ये आएगा 100 मिली इक्विवेलेंट। इसका मतलब अमोनिया भी 100 मिली इक्विवेलेंट ही यूज होगा। और एन फैक्टर अमोनिया का चूंकि 1 है इसलिए अमोनिया के मिलीमोल 100 मिलीमोल होंगे बेटा। और 100 मिलीमोल का मतलब अगर इसको मोल में लिखा गया तो ये आएगा 0.1 मोल। 0.1 मोल मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बॉम्बे है। करेक्ट ऑप्शन इसका बॉम्बे है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अलग अलग रिएक्शन में सेम स्पीसी का एन फैक्टर उसके बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग है। डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है उस हिसाब से उसका एन फैक्टर आएगा और वो अलग अलग आ रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? धीरे धीरे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। ठीक है, सीखने के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। यहां पर क्या कहा गया है? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मतलब हमारे पास KMnO4 का एक सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.5 है KMnO4। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा है और उन 2 पार्ट्स को रिएक्ट कराया। 1 पार्ट ऑफ इट रिक्वायर्स 125 ml of 1.5 molar aqueous solution of oxalate ion in acidic medium। मतलब एक पार्ट में इन्होंने KMnO4 को ऑक्सलेट आयन से रिएक्ट कराया। ऑक्सलेट आयन जिसका फॉर्मूला होता है C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सैलिक एसिड के H प्लस निकल जाने पर ऑक्सलेट आयन बनते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई है तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है और ऑक्सलेट आयन के कार्बन को वो ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है। तो एक रिएक्शन तो ये है। और आगे इन्होंने बोला है while the another part requires 270 ml of 0.5 molar aqueous solution of iodide ion in neutral medium। यही खास बात है, which are converted into iodine only। मतलब अगला पार्ट जो है उसमें KMnO4 ने आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट किया है और खुद किस में कन्वर्ट हुआ होगा? मैग्नीज। तो ये आप ध्यान में रखो, Mn+4 में, Mn+4 में, क्योंकि ये न्यूट्रल मीडियम में बोला गया। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। न्यूट्रल मीडियम में Mn+7 से +4 में कन्वर्ट होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में कन्वर्ट होता है और बेसिक स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में Mn+7 से +6 में कन्वर्ट होता है। तो अब आपको क्या बताया गया है कि यहां पर जो ऑक्सलेट है उसका अमाउंट बताया है, तो आप मोलरिटी इनटू वॉल्यूम को यूज करके इसके मिली इक्विवेलेंट मिली मोल निकाल सकते हो। 1.5 इंटू 125 मिली मोल और इसका एन फैक्टर होगा बेटा 2। कैसे? कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, मतलब एक एटम के लिए 1 यूनिट का चेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऐसे 2 कार्बन एटम है तो 2 यूनिट का। अब आपको इसके मिलीमोल पता लग गए तो इससे मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सलेट बताना है तो इसी में आप क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिली इक्विवेलेंट पता लग जाएंगे। मतलब 3 इंटू 125 का मतलब 375 मिली इक्विवेलेंट। ये किया क्यों? इससे हमें ये पता लग गया दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो यहां यूज हुआ।
मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यूज्ड। इस रिएक्शन में जितना यूज हुआ वो पता लग गया, कितना यूज हुआ 375 मिली इक्विवेलेंट। और आपको इसका n फैक्टर 5 पता है, +7 से +2 में जाने की वजह से चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 यूनिट का है। तो आप इसके मिलीमोल बता सकते हो, देयरफॉर मिलीमोल ऑफ KMnO4 यूज्ड कितना, तो दैट विल बी 375 बाय 5, तो ये आएगा 5 सत्ते 35 और 2 25, 75 मिली मोल, 75 मिली मोल ये आ गया। इसी तरह से अगली रिएक्शन पर आओ और सेम एक्सरसाइज करनी होगी। क्या करनी होगी, हमें यहां पर आयोडाइड आयन की मोलरिटी वॉल्यूम बताया है कि, तो इससे हम इसकी मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से इसके मिलीमोल बता सकते हैं। 0.5 इंटू 270 मिली मोल, ये वैल्यू आएगी 135 मिली मोल। और इसका n फैक्टर होगा बेटा 1, देयरफॉर मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडाइड आयन होगा 135 इंटू 1 milli equivalent. That number will be equal to milli equivalent of KMnO4 जो इस रिएक्शन में यूज हुआ, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट आयोडाइड आयन होगा उतने ही इक्विवेलेंट KMnO4 यूज होगा। और इस रिएक्शन में KMnO4 का n फैक्टर 3 है, +7 से +4 में गया, मतलब 3 यूनिट का चेंज आया। तो इससे हम लोग बता सकते हैं मिलीमोल ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, जो वैल्यू हमें पता लगी 135 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आएगा 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 45 मिलीमोल। और पहली रिएक्शन में यूज हुआ 75 मिलीमोल, दूसरी रिएक्शन में यूज हुआ 45 मिलीमोल। इसका मतलब टोटल KMnO4 कितना यूज हुआ इन दोनों को ऑक्सीडाइज करने में, तो आप इन मोल्स को ऐड कर सकते हो। 75 प्लस 45 ये वैल्यू आएगी 130, 7 4 11 और 1 12, 120 आएगी, 120 मिलीमोल। आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा मे बी कि आप मिलीमोल क्यों निकाल रहे हो, मिली इक्विवेलेंट भी तो निकाल रखा है, ये 375 मिली इक्विवेलेंट यहां और यहां पर 135, क्या हम इन मिली इक्विवेलेंट्स को ऐड करके नहीं आंसर कर सकते? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि KMnO4 का n फैक्टर दोनों रिएक्शंस में अलग अलग है, और अगर n फैक्टर अलग अलग है तो इक्विवेलेंट्स ऐड नहीं हो सकते। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप मोल निकाल करके उनको ऐड करके टोटल अमाउंट कितना यूज हुआ KMnO4 का वो आप बता सकते हो। और आपसे कहा क्या गया है कि वॉल्यूम बताओ, और मोलरिटी आपको बता रखी है। तो आपको अगले पेज पर हम लोग ले लेते हैं 75 35, टोटल मिलीमोल ऑफ KMnO4 यूज्ड, कितना टोटल यूज हुआ? तो 75 प्लस 35, 75 प्लस 35 नहीं सॉरी 45, 75 प्लस 45, तो ये वैल्यू आ रही है 120 मिलीमोल। और मिलीमोल आ गया तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मिलीमोल होता है, और मोलरिटी आपको दी गई है, कितनी दी गई है? 0.5, मोलरिटी आपको 0.5 दी है और वॉल्यूम पूछा है, तो 0.5 इंटू V इज इक्वल टू 120, तो V इज इक्वल टू 120 बाय 0.5, इसको सॉल्व करोगे आप बेटा तो ये आएगा 240 ml इसलिए क्योंकि यहां पर हमने मिलीमोल लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? इस क्वेश्चन का आंसर 240 ml, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे यूज में आता है। कहानी एक जैसी ही होती कि जब भी रिएक्शन होगी तो जितने इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट यूज होगा उतने इक्विवेलेंट दूसरा रिएक्टेंट यूज होगा, और उसी को यूज करते हुए हमें अंत तक पहुंचाना होता है। तब हमेशा ऐसे ही काम करना होता है, लेकिन ये काम करते समय कुछ इश्यूज बनते हैं, वो इश्यूज को सीखना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने में भी टाइम नहीं लगता। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
अगले क्वेश्चन, ये भी एक अनदर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है 20 ml KMnO4 solution completely reacts with 10 ml solution of 1 molar FeS2 and 2 molar CuS to produce this much. Calculate the normality of KMnO4. नॉर्मेलिटी आपसे पूछी गई है। नॉर्मेलिटी मोलरिटी जैसा ही एक टर्म होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर सोल्यूशन, उसकी नॉर्मेलिटी कहलाता है। और मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन भी पढ़ते हैं कि अगर मोलरिटी में n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो नॉर्मेलिटी आ जाता है, तो वो रिलेशन है। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन में FeS2 है जिसकी मोलरिटी आपको बताई है 1, साथ ही साथ CuS भी है जिसकी मोलरिटी बताई है 2, और इसको KMnO4 से रिएक्ट कराया जा रहा है। KMnO4 जो यूज हुआ है उसका वॉल्यूम बताया है 20 ml, और यहां जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम बताया है 10 ml। 10 ml वॉल्यूम हमारा सोल्यूशन का है। तो पूछा जा रहा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 क्या रही होगी। तो बेसिकली KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो FeS2 को भी ऑक्सीडाइज करेगा और CuS को भी ऑक्सीडाइज करेगा, और आपको प्रोडक्ट भी बता दिए गए कि ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो KMnO4 प्लस FeS2 से बनेगा मीडियम। कुछ नहीं अगर बोला गया तो एसिडिक मीडियम मान के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, और उस केस में यहां पर Mn+2 बनेगा, और साथ में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फर SO2 के फॉर्म में है, ऐसा हमें बताया गया है। और इसी तरह से KMnO4 CuS को ऑक्सीडाइज करेगा, CuS को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और Cu+2 में, और सल्फर SO2 में कन्वर्ट होगा। ये कहानी है। अब ये दो रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शन में KMnO4 का कुछ कुछ अमाउंट यूज होगा। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सोल्यूशन में FeS2 और CuS एक साथ ही तो है जिसको KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं, तो अब वो उनके दिमाग में थॉट आता है कि ऐसे लिख लेते हैं KMnO4 प्लस FeS2 प्लस CuS, और एक ही लाइन में सब कुछ प्रोडक्ट लिख दें। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट आता है तो ये फंडामेंटली बहुत बड़ी गलती है। एक्चुअली KMnO4 FeS2 से अलग रिएक्ट करता है तो अलग से रिएक्शन लिखनी होगी, और CuS से अलग रिएक्शन होती है तो वो अलग से लिखनी होगी। कभी भी रिएक्शन ऐसे नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि अगर रिएक्शन ऐसे लिखी गई तो इसका मीनिंग ये निकल आएगा कि रिएक्शन होते समय FeS2 और CuS भी आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा अलग अलग लिखी जाएगी। और यहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अब दोनों में हम लोग अलग अलग लगा सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो यहां पर FeS की मोलरिटी वॉल्यूम पता है, CuS की मोलरिटी वॉल्यूम पता है, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से इनके मोल्स पता लग जाएंगे। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से इसका मोल आएगा 1 × 10 दैट इज 10 मिलीमोल, और इसी तरह से मोलरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 2 × 10, तो ये आएगा बेटा 20 मिलीमोल CuS का और FeS2 का। और इसके लिए कुछ KMnO4 यूज होगा, इसके लिए कुछ KMnO4 यूज होगा, तो आप इनके इक्विवेलेंट से इक्वेट करके आंसर कर सकते हो। और इक्विवेलेंट के लिए आपको n फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और n फैक्टर का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, वो n फैक्टर होता है। तो आप यहां देखो तो यहां पर उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया भी लेना होगा। तो यहां आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आयरन +2 से +3 में चला गया, एक यूनिट का चेंज, और सल्फर -1 से +4 में गया, SO2 में +4 में गया, मतलब सल्फर में एक एटम में 5 यूनिट का चेंज है, और एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 2 एटम हैं। इसका मतलब सल्फर के 2 एटम ने 10 इलेक्ट्रॉन दिए और आयरन के एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। इसका मतलब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन दिए। इसका मतलब इसका n फैक्टर बेटा 11 है, n फैक्टर 11 है। अगर हम KMnO4 की बात करें तो वो +7 से +2 में गया है, मतलब उसका n फैक्टर तो 5 ही है।
सिमिलरली अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां कॉपर +2 में है, सल्फर -2 में है, और प्रोडक्ट में भी कॉपर +2 में है, मतलब कॉपर के साथ कुछ नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं हुई कॉपर के साथ। कॉपर पहले भी +2 में था, बाद में भी +2 में है, मतलब कॉपर ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया या लिया है। केवल सल्फर है जो -2 से +4 में गया है, मतलब उस सल्फर एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसका मतलब इसका n फैक्टर होगा बेटा 6, n फैक्टर 6 होगा। तो अब आप क्या करो, मिलीमोल पता है आपको, इसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिली इक्विवेलेंट हो गए। इसी तरह से मिलीमोल पता है आपको, इसमें n फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके मिली इक्विवेलेंट हो गए। मतलब पहली रिएक्शन में FeS2 है, उसके मिली इक्विवेलेंट, शायद वहां कलर अलग मैं चेंज कर लेता हूं, ये दिख ना रहा हो, ये 110 मिली इक्विवेलेंट है बेटा, 110 मिली इक्विवेलेंट है। और इस तरह से हमने दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स निकाल लिए, और पहली रिएक्शन के हिसाब से KMnO4 यूज होगा 110 मिली इक्विवेलेंट, जितना ये उतना ये यूज होगा। और दूसरी रिएक्शन के हिसाब से KMnO4 यूज होगा 120 मिली इक्विवेलेंट, और यहां पर भी KMnO4 का n फैक्टर 5 ही होगा, +7 से +2 में जा रहा है। तो इसका मतलब टोटल KMnO4 कितना यूज हुआ दोनों रिएक्शन में मिला के, तो आप इसको जोड़ सकते हो, 110 + 120, तो ये आएगा 230 मिली इक्विवेलेंट, 230। तो आप ये सोच रहे होगे कि अरे यहाँ इक्विवेलेंट ऐड कैसे कर दिया, अभी तो पहले कुछ देर पहले बना किया गया था। तो एक्चुअली अगर आप नोटिस करो तो यहाँ n फैक्टर ऑफ KMnO4 दोनों रिएक्शंस में सेम है, n फैक्टर सेम है, तो फिर आप इक्विवेलेंट्स को ऐड कर सकते हो, यहां कर सकते हो। तो आपको टोटल इक्विवेलेंट KMnO4 के कितने यूज हुए वो पता लग गया। और मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। जैसे मिली मोल इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, उसी तरह से यहां पर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है और वॉल्यूम आपको पता है 20, तो आप यहां पर पुट कर दो, तो 230 इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू 20। तो यहां से नॉर्मेलिटी की वैल्यू आएगी 23 डिवाइडेड बाय 2, का मतलब 11.5, 11.5। मतलब अगर आप ऑप्शन देखो तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। अगेन मैं बोल दूं, मेरा यहां पर एम केवल यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जानने ही चाहिए, वो सारी बातें आपके सामने आ जाएं। इन बातों का खास ख्याल रखिए आप लोग। इवन अगर आपने वीडियो को ही ध्यान से देख रखा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी नया क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप सॉल्व कर लोगे। हाँ, बशर्ते कि जो भी बातें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं आपको या तो वो करना आता है कि मैंने एन फैक्टर निकाला तो आप जानते हो, तो वो ठीक है, और नहीं जानते तो आप वो सारी बातें आप रिवीजन में अच्छे से सीख लो, क्योंकि ये बातें हमें जाननी चाहिए। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, आगे अगर उसके बाद भी कुछ मिस हो तो आप जरूर उसको अपने पुराने नोट्स, पुराने वीडियोस, पुराने लेक्चर्स उनको जरूर देखना, जिससे ये सारी बातें हमें याद रहे, क्योंकि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें यही जानना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बड़े दिनों बाद क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत दिनों के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इन्होंने इंडिकेटर का नाम लिया है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का नाम लिया है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का नाम लिया है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। तो अगर आपको नहीं पता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूं। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में, मतलब बेसिकली जैसे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि एसिड को बेस के साथ टाइट्रेट किया जाए तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन बदलता है, और उसके वेरिएशन का एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जिस पैटर्न को अगर ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ पे हमें एक शार्प जंप दिखाई पड़ेगा, और उसके बेसिस पर कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है टू इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर लो तो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट करने में भी यूज होता है। और मिथाइल ऑरेंज
मतलब फिनोफ्थलीन, इसको मैं शॉर्ट में HPH लिख देता हूं। ये अपने आप में एक वीक एसिड का एग्जांपल होता है। ये यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इनके लिए यूज किया जाता है। और मिथाइल ऑरेंज, जिसको मैं शॉर्ट में MO लिख दे रहा हूं, ये यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का टाइट्रेशन हो रहा है तो कर सकते हो आप, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वीक बेस अगर टाइट्रेशन हो रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये सोल्यूशन के कलर को चेंज कर देगा जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ होगा और आपको पता लग जाएगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है, तो ये उसके लिए यूज होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे क्या कर रहा है ये, इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली यहां पर एक नाम लिया है NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोई इशू नहीं है, वो दोनों में मैंने लिख रखा है। और एक और नाम है NaHCO3। तो NaHCO3 के रेस्पेक्ट में आपको ये बात जाननी होगी। मतलब पहले वो बात जो आपको जाननी होगी वो मैं बता देता हूं। जैसे एक एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है। 2H+ ये दे सकता है, लेकिन ये जब H+ देता है तो 2 स्टेप्स में देता है। पहले ये कन्वर्ट होता है HCO3 में, और इस तरह से फर्स्ट स्टेप न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। और उसके बाद और जैसे NaH2CO3 को, जो कि एक एसिड है, इसको HCO3 में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम इस एसिड को बेस से टाइट्रेट करेंगे तो फिर ये पहले इसमें कन्वर्ट होगा, और अगर बेस ऐड कर दें तो ये कन्वर्ट होगा कार्बोनेट आयन में। मतलब यहां पर इसके टाइट्रेशन में 2 बार न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है। फर्स्ट स्टेप न्यूट्रलाइजेशन तब बोला जाता है जब कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाए, और सेकेंड स्टेप न्यूट्रलाइजेशन तब बोला जाता है जब बाई कार्बोनेट आयन कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाए। और इन इंडिकेटर्स में ये 2 नाम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये स्टेप इंडिकेट होता है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से, और ये स्टेप इंडिकेट होता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से ये स्टेप इंडिकेट होता है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी का उल्टा कार्बोनेट आयन, जो कि अपने आप में एक एनायन है, जो कि एक बेस का एग्जाम्पल है, अगर इसको एसिड से टाइट्रेट किया जाए तो ये पहले कन्वर्ट होता है बाइकार्बोनेट में, और एसिड जोड़ दें तो वो कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में। मतलब इसका भी 2 स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन होता है। और फर्स्ट स्टेप को इंडिकेट करने के लिए अगेन जो इंडिकेटर यूज होता है वो है फिनोफ्थलीन, और सेकेंड स्टेप को इंडिकेट करने के लिए मिथाइल ऑरेंज। मतलब इसी का उल्टा लिखा हुआ है। अगर कहने का मतलब ये है कि ये टाइट्रेशन हो रहा है और हमने मिथाइल ऑरेंज की जगह फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लिया, तो वो फर्स्ट स्टेप को इंडिकेट ही नहीं करेगा, फर्स्ट स्टेप को वो इंडिकेट ही नहीं करेगा। वो तब तक रिएक्शन होने देगा जब तक कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट नहीं हो जाए। और इसी तरह से अगर मैंने शुरू में कार्बोनेट लिया हुआ है और उसमें मैंने एसिड ऐड करके न्यूट्रलाइजेशन करना चालू किया, तो वो अगर मिथाइल ऑरेंज मैंने यूज किया तो मिथाइल ऑरेंज यूज करने पर कलर तभी बदलेगा, इंडिकेशन तभी आएगा जब ये कार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका हो। ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, आपके एनसीईआरटी का पार्ट भी है। अब मैं क्वेश्चन पर आऊं तो जैसे इन्होंने कहा कि 4 ग्राम मिक्सचर है NaHCO3 और NaOH का, और इसको और कुछ इंप्योरिटी भी ऐसा बोला जा रहा है। और ये पूछा गया क्वेश्चन, लास्ट ईयर ये पूछा है, ये बहुत सालों के बाद। एक समय था जब आज के 20-30 साल पहले ये पर्टिकुलर आइडिया बहुत यूज होता था, लेकिन 20-30 सालों में ऐसे लग रहा था गायब सा हो गया, ये नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अभी फिर से पूछा है। और अगर पिछले साल पूछा है तो इसके अगले साल पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि लोगों ने इसको इग्नोर करना चालू कर दिया था। तो आपको अगर नहीं पता हो तो ये पता रख लेना, जो भी मैंने यहाँ पर बताया है आपको। अच्छा, अब कह क्या रहे हैं कि फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पहले यूज किया गया है और HCl से इस मिक्सचर को टाइट्रेट किया है, HCl से इस मिक्सचर को टाइट्रेट किया है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें NaOH x मिलीमोल है और NaHCO3 को y मिलीमोल मान लेते हैं, x और y मिलीमोल दोनों को आप मान लो।
और अगर आपने HCl के साथ टाइट्रेट करते समय फिनोफ्थलीन इंडिकेटर को यूज किया तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की प्रेजेंस में NaOH तो न्यूट्रलाइज होगा ही HCl के साथ में और बनाएगा NaCl और वाटर, और इसके अलावा NaHCO3 HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर उस बात को इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि आप यहां पर देखो तो मैंने अभी बताया है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इंडिकेट करता है फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट इनटू बाइकार्बोनेट, और अगर पहले ही बाइकार्बोनेट बन चुका है और फर्दर एसिड ऐड करने पर वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होने वाला है तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इस बात को इंडिकेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो HCl शुरू में आपको यूज होता हुआ बताया गया 17.5 ml और इसकी नॉर्मेलिटी भी बताएगी 1/10, तो इसका मतलब इसके जो इक्विवेलेंट यूज हुए वो आप नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज 1/10 इनटू 17.5 दैट इज 1.75 मिली इक्विवेलेंट अगर यूज हुए, तो इसका मतलब यह है कि NaOH भी 1.75 मिली इक्विवेलेंट ही रहा होगा। मतलब यह है कि ये HCl पूरा का पूरा NaOH को न्यूट्रलाइज करने में यूटिलाइज हुआ होगा, ये इसका मीनिंग है। और इस HCl ने NaHCO3 को न्यूट्रलाइज नहीं किया होगा, क्योंकि जब हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया था तो उसने तभी कलर को बदल दिया होगा, जैसे ही NaOH का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ कलर बदल गया होगा, और NaHCO3 का नंबर ही नहीं लग पाया, बेचारा अभी बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं हुआ। अब इसका n फैक्टर अगर मैं बताऊं तो NaOH का n फैक्टर 1 होगा, क्योंकि ये एक OH आयन दे रहा है। इसका मतलब मिलीमोल ऑफ NaOH कितना हो गया, दैट विल बी 1.75 डिवाइडेड बाय n फैक्टर दैट इज 1.75 मिलीमोल। 1.75 मिलीमोल आपका NaOH है। NaOH आपको पता लग गया इतना है, और यही आपने x माना है, इसका मतलब x की वैल्यू आपको पता लगी, x की वैल्यू। और आगे इन्होंने लिखा है कि आफ्टर दिस जो कुछ होना था हो गया, उसके बाद इन्होंने इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया, और फर्दर एंड टाइट्रेटेड 1.5 ml ऑफ सेम HCl, यहां पर डॉट लगा हुआ है, 1.5 ml ऑफ सेम HCl was required for the next end point, for the next end point। मतलब अब इन्होंने मिथाइल ऑरेंज ऐड कर दिया है और फिर से HCl से रिएक्ट कराया है, तो अब ये HCl किसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा? ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा है, वो NaOH तो न्यूट्रलाइज हो ही चुका है, तो इसके बाद वो जो NaHCO3 था उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर तो ये रिएक्शन नहीं हो पाई, और in the presence of methyl orange indicator NaHCO3 HCl से रिएक्ट करेगा in the presence of methyl orange indicator, ये कन्वर्ट होगा H2CO3 में और NaCl बनेगा। और आपको इसकी नॉर्मेलिटी 1/, कहा जा रहा है कि सेम HCl सोल्यूशन यूज हुआ है और उसका वॉल्यूम यूज हुआ है 1.75 ml। इसका मतलब आप फिर से इसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से इसके इक्विवेलेंट कितने हैं वो निकालो, 1.5, तो ये आएगा 0.15। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर 0.15 मिली इक्विवेलेंट है तो ये भी होगा 0.15 मिली इक्विवेलेंट, 0.15 मिली इक्विवेलेंट। और इसका भी n फैक्टर बेटा 1 ही होगा, क्योंकि ये एक Na+ हटा करके उसकी जगह एक H+ ला रहा है, मतलब एक कैटायन का चार्ज रिप्लेस हो गया और HCO3 H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए n फैक्टर 1 है। और इसलिए इसके मिलीमोल अगर देखें तो वो भी आएगा 0.15 मिलीमोल, 0.15 मिलीमोल, और यही आपने Y माना था। तो पता लग गया, x भी पता लग गया और y भी पता लग गया। अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये बात पता हो कि NaHCO3 फिनोफ्थलीन की प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट नहीं करेगा, या अगर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो फिर हमें NaHCO3 को रिएक्ट नहीं कराना है।
नहीं कराना है, क्योंकि वो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर इस बात को इंडिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इस तरह से हमने एक्स और वाई निकाल दिया और हमसे पूछा क्या है, वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3, वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर। Na2CO3 नहीं, सॉरी, ये Na2CO3 नहीं है बेटा, ये है NaOH। Na2CO3 तो है ही नहीं, Na2CO3 नहीं है, सॉरी, ये NaHCO3 है, NaHCO3 है, ये चीज NaHCO3 लिखी है और हमको उसका वेट परसेंटेज पूछा है। तो अब आप बता सकते हो उसका वेट परसेंटेज कितना होगा। उसका y की वैल्यू आपने निकाल दी, दैट इज 0.15। इससे इसका आप वेट निकाल सकते हो और वेट अगर आ गया, अगर हम लोग यहां से वेट ऑफ NaHCO3 निकालते हैं, NaHCO3, तो मिलीमोल आया है 0.15 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास होता है बेटा 84। तो 84 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड भी करो, क्योंकि आप इसको ग्राम में लिखोगे, ग्राम में। तो ये वेट आ गया और टोटल वेट आपको 0.4 दिया है, तो आप इसका वेट परसेंट ऑफ NaHCO3 निकालने के लिए वेट ऑफ NaHCO3 दैट इज 0.15 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 1000 अपॉन 4 इंटू 100, अपॉन 4 इंटू 100। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से इसका आंसर मिल जाएगा। मतलब पर्टिकुलरली मैंने इस बात को पॉइंट आउट करने के लिए क्वेश्चन लिया है कि फिनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, या ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया 25 ml H2O2 solution, excess of acidified solution of potassium iodide ऐड किया गया है। मतलब H2O2 को इन्होंने Ki पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया है और आयोडीन लिबरेट हुई है। आयोडीन लिबरेट हुई है मतलब हुआ बेटा कि यहां पर I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है और इसका मतलब है कि H2O2 रिड्यूस हुआ है। यहां पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ होगा। अब ये कहा जा रहा है कि जो आयोडीन यहां लिबरेट हुई है वो आयोडीन फर्दर Na2H2O3 से रिएक्ट कराया गया है। Na2H2O3 से रिएक्ट कराया मतलब ये बनेगा I नेगेटिव और Na2S4O6, Na2S4O6 ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और आपसे पूछा गया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये भी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, मोलरिटी के साथ एक रिलेशन पढ़ते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है, H2O2 के लिए ही ये यूज किया जाता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जिसको शॉर्ट में VS लिख देते हैं, ये वैल्यू होती है 11.35 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2। अगर हमें मोलरिटी H2O2 की पता लग जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा ये आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो अब ये करें कैसे, आपको ये पता है कि इसकी नॉर्मेलिटी 0.3 है, 0.3 इसकी नॉर्मेलिटी दी है और इसका वॉल्यूम 20 ml है। तो आप यहां से कह सकते हो कि नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज 6 मिली इक्विवेलेंट आपका सोडियम थायोसल्फेट होगा। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट होता है और अगर सोडियम थायोसल्फेट 6 मिली इक्विवेलेंट है तो आयोडीन भी 6 मिली इक्विवेलेंट रहा होगा, 6 मिली इक्विवेलेंट रहा होगा। और ये आयोडीन आई कहां से, पहली रिएक्शन से, तो आप ये कह सकते हो कि यहां भी 6 इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस हुआ होगा। अब आप बोलोगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो मना किया था ये काम करने के लिए। आप नोटिस करो तो यहां पर एन फैक्टर आयोडीन का 2 है, बिकॉज 0 से -1 में जा रहा है, एक एटम के लिए 1 यूनिट का चेंज 0 से -1 जाने की वजह से, और 2 एटम है तो 2 यूनिट का चेंज, तो एन फैक्टर 2 है। और यहां पर भी इसका एन फैक्टर 2 ही है क्योंकि ये 0 और ये -1, मतलब सेम कन्वर्जन है। तो अगर सेम एन फैक्टर होता है तो आप ये काम कर सकते हो। तो अब आपको इसका फायदा क्या मिलेगा, अगर 6 मिली इक्विवेलेंट I2 पहली रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ था, इसका मतलब कि H2O2 भी 6 मिली इक्विवेलेंट ही रहा होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट,
जितना इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना है उतना ही इक्विवेलेंट रिएक्टेंट यूज में आया होगा। तो आपको H2O2 के मिली इक्विवेलेंट पता लग गए और H2O2 की वॉल्यूम पता है, तो आप H2O2 सॉल्यूशन, अच्छा इसका n फैक्टर आप निकाल दो। n फैक्टर इसका आएगा 2। कैसे 2 आएगा? -1 में है और -2 में जा रहा है, मतलब एक एटम के लिए 1 यूनिट का चेंज है और ऐसे 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n फैक्टर 2 आ जाएगा। क्यों निकाला ये n फैक्टर? जिससे हम इस मिली इक्विवेलेंट को n फैक्टर से डिवाइड करके मिली मोल निकाल दें। तो मिली मोल आया 3 मिली मोल। मिली मोल क्यों निकाला? तो मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम से हम इक्वेट कर सकते हैं 3, और मोलेरिटी हमें चाहिए तो यहां से वॉल्यूम आपको 25 दिया हुआ है इज इक्वल टू 3, तो मोलेरिटी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 25। यहां वॉल्यूम मिलीलीटर में है और ये मिली मोल में है तो इसलिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। और मोलेरिटी आ गई तो अब क्या कर लो आप, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलेरिटी मल्टीप्लाइड बाय 11.35। 11.35 ये आपका आंसर है। तो इसको सॉल्व करने पर ये 33 और 25 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो करेक्ट आंसर आता है सॉल्व करोगे आप तो 1.362, इसको सॉल्व करने पर ये आता है 1.362, आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर हमने ऐसे अमाउंट को कैरी कर लिया और इससे हमने रिलेट कर लिया। और अगर n फैक्टर आयोडीन का दोनों रिएक्शन में अलग अलग होता तो फिर हम लोग पहले मोल निकाल लेते और उसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या कहा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोला जाता है जिसमें सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो और ऑक्सीडाइज भी हो। मतलब जब एलिमेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो तो एक एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा हो और ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो आपको यहां चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो अगर आप पहली रिएक्शन देखो तो यहां पर मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है और आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। मतलब या तो मैग्नीज रिड्यूस होता दिख रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज होता दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं अगली रिएक्शन की बात करूं तो यहां ब्रोमीन -1 से 0 में मतलब ऑक्सीडाइज हुआ और क्लोरीन 0 से -1 में मतलब रिड्यूस हुआ, मतलब ये भी नहीं है। अगर यहां देखते हैं तो यहां मैग्नीज +7 है, यहां मैग्नीज निकालोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आएगा और यहां पर +4 आएगा, मतलब मैग्नीज दोनों जगहों पर एक्चुअली रिड्यूस ही हुआ है, एक्चुअली रिड्यूस ही हुआ है। इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। काफी सारे बच्चे इसको टिक कर देते हैं, उनको लगता है कि यार +7 से +6 और +4 दो अलग अलग दिख रहा है, यही है, ये नहीं है, इसका मतलब बचा ही यही, इसी को होना चाहिए। आप चेक कर लो, चेक कर लो। यहां पर कॉपर +1 में है, यहां पर कॉपर +2 में है और यहां पर कॉपर 0 में है, मतलब +1 से +2 ऑक्सीडाइज, +1 से +0 रिड्यूस। तो इसका मतलब एक जगह रिड्यूस एक जगह ऑक्सीडाइज, इसका मतलब ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये अभी 2 साल पहले पूछा गया है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 10 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ KMnO4 टाइट्रेटेड इन एसिडिक मीडियम equals the volume of 0.1 molar of an aqueous solution of ferrous sulfate was required for complete discharge of color. Strength of KMnO4 in ग्राम पर लीटर हमसे पूछा जा रहा है। मतलब कहने का है बेटा कि KMnO4 को इन्होंने किससे रिएक्ट कराया है, फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होगा FeSO4। फेरस मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और इससे अगर रिएक्ट कराया है एसिडिक मीडियम में तो Mn तो +2 में कन्वर्ट होगा और आयरन +3 में कन्वर्ट होगा। और जितना वॉल्यूम KMnO4 सोल्यूशन का लिया गया है उतना ही वॉल्यूम FeSO4 सोल्यूशन का भी लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और FeSO4 सोल्यूशन की मोलरिटी 0.1 मोलर है और आपसे KMnO4 सोल्यूशन की
स्ट्रेंथ मतलब कंसेंट्रेशन टर्म ही है, स्ट्रेंथ कंसेंट्रेशन टर्म का ही एक दूसरा नाम है, वो ग्राम पर लीटर में पूछा गया है। तो अगर आप मोलरिटी बता दो, मोल पर लीटर में आंसर बता दो और उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, तो ग्राम पर लीटर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, केवल मोलरिटी पता करनी है। तो हम इतना तो कह ही सकते हैं कि जितने इक्विवेलेंट KMnO4 यूज हुआ उतने ही इक्विवेलेंट FeSO4 भी यूज होगा। FeSO4 का n फैक्टर होगा बेटा 1, क्योंकि आयरन ही है जो +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है और सल्फेट का कुछ नहीं हुआ, वो एज इट इज है। और यहां पर +7 से +2 में कन्वर्जन की वजह से इसका n फैक्टर आएगा 5। तो हम यहां से इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, और मिली इक्विवेलेंट की जगह पर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर लिख दो तो आ जाएगा। और ऐसे ही मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इसका n फैक्टर कर दो तो इसका मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये लिखा हुआ है मिली मोल, ऐसे ही ये लिखा है मिली मोल, और n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर मिली इक्विवेलेंट, और 10 10 कट गया। तो यहां से मोलरिटी की वैल्यू आ रही बेटा 0.1/5, दैट इज 0.02 मोल पर लीटर। मोलरिटी का मतलब मोल पर लीटर, लेकिन आपको आंसर ग्राम पर लीटर में बताना है। तो ग्राम पर लीटर में बताने के लिए आपको मोलर मास ऑफ KMnO4 चाहिए, और मोलर मास ऑफ KMnO4 का मतलब 39 + 55 + 16 16 16 16 64। आप इसको सम करो तो 5 4 9 9 18, 5 3 8 1 9 6 15, 158 आता है। तो अगर आप इसमें 158 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर ग्राम पर लीटर में पता लग जाएगा। ग्राम पर लीटर में आपका ये आंसर आएगा। और ये आंसर कितना आ जाएगा एक बार निकाल लेते हैं। तो ये 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11 और 2, ये आपका आंसर। और यहाँ पर 2.16 ग्राम पर लीटर, 2.16 ग्राम पर लीटर, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से आपने कर लिया। डिस्चार्ज ऑफ कलर का मतलब KMnO4 यूज हो गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, IT का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है, दिखने में ही मुश्किल सा है आसान ही। क्या कहा है? टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 dissolved in aqueous solution, it was completely converted to KMnO4। ऐसे कन्वर्जन आपको दिखाया है। इक्वेशन नॉट बैलेंस ऐसा लिखा है, और आगे कहा है फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म्ड, फर्दर ऑक्जेलिक एसिड वाज एडेड इन पोर्शंस टिल द कलर ऑफ परमैग्नेट आयन डिसअपीयर। मतलब कहने का यह है कि पहले MnCl2 रिएक्ट होके KMnO4 में कन्वर्ट हुआ है, और जो KMnO4 बना है उसको इन्होंने ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्ट कराया है। तो एक रिएक्शन तो ऊपर लिखी है, और दूसरी रिएक्शन मैं दोनों रिएक्शन से एक बार नीचे लिख दे रहा हूं। MnCl2 + K2S2O8 + H2O gives KMnO4 प्लस, आगे की कहानी नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। और जो KMnO4 बना है उसको इन्होंने ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 से रिएक्ट कराया है। एसिडिक मीडियम में मतलब Mn+2 में ही कन्वर्ट होगा, और साथ में CO2 बनेगा। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि ये बार बार एग्जाम्पल में आ रहा है। और यहां पर जो ऑक्जेलिक एसिड यूज हुआ है उसका अमाउंट आपको बता दिया है 225 मिलीग्राम, 225 मिलीग्राम। और आपसे पूछा जा रहा है द क्वांटिटी ऑफ MnCl2 कितना होगा इनिशियल सोल्यूशन में। तो आप H2C2O4 की हेल्प से KMnO4 का अमाउंट पता कर सकते हो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, अभी हम लोग करेंगे। और जो KMnO4 यहाँ यूज हुआ वो पहली रिएक्शन में बना है,
तो यहां से यहां अमाउंट पता लगा, और जो भी अमाउंट KMnO4 का बना है वो इसी MnCl2 से बना है, तो इससे हम इसका अमाउंट पता कर लेंगे। और खास बात आप देखो तो यहां जो KMnO4 का n फैक्टर है वो 5 है, और यहां भी इसका n फैक्टर 5 ही है, क्योंकि पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही थी, तो n फैक्टर 5 ही है। तो फिर आपके लिए एक फायदा हो गया कि आप यहां पर जितने इक्विवेलेंट यहां KMnO4 दिखे उतने इक्विवेलेंट KMnO4 वहां होगा, और उतने इक्विवेलेंट MnCl2 यूज हो रहा होगा। मतलब आप सीधे ये बात कह सकते हो कि जितने इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड होगा उतने ही इक्विवेलेंट MnCl2 होगा, उतने ही इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि रिलेट करके वही आ रहा है। और H2CO H2C2O4 का n फैक्टर बेटा 2 होगा, अगेन बार बार रिपीट हो रहा है। और आप इसको मिलीग्राम दिया हुआ है तो इससे मिली मोल और मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, और हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 इज इक्वल टू मिली मोल ऑफ H2C2O4 डिवाइडेड बाय उसका n फैक्टर। और मिली मोल कैसे आएगा, तो 225 डिवाइडेड बाय 90। 90 क्या है, H2C2O4 का मोलर मास है, H2C2O4 का मोलर मास 90 है बेटा, डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ रहा है 225 डिवाइडेड बाय 180 मिली मोल, सॉरी मिली मोल नहीं, अच्छा एक गलती हो गई, क्या गलती हो गई, n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना था। मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें ना, तो मोल को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर 225 डिवाइडेड बाय मोलर मास 90 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहां से आ रहा है बेटा 450 डिवाइडेड बाय 90, का मतलब यहां से आ रहा है 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnCl2, 5 मिली इक्विवेलेंट आया। आपसे पूछा क्या, क्वांटिटी इन मिलीग्राम, तो अगर मिली इक्विवेलेंट आ गया तो आप इससे मिली मोल भी निकाल सकते हो। मिली मोल ऑफ MnCl2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो आपको आंसर मिलेगा 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल आपको आंसर मिलेगा। और MnCl2 का जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ MnCl2 आएगा 55 प्लस 35 प्लस 35 मतलब 71, तो ये आएगा 6 और 7 5 12 126, तो इसका मतलब ये कितना वेट हुआ, 126 मिलीग्राम, क्योंकि हमारा मिलीमोल है तो आंसर भी मिलीग्राम होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन, इस तरह से इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था लेकिन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये पॉइंट था कि हमने इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट से सीधे रिलेट कर दिया। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की पावर है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपकी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। बस आपको जो इसमें सीखना होता है वो है एन फैक्टर कैलकुलेशन, कि एन फैक्टर कब कहां कैसे निकाली जाती है। बस एक बार वो सीख गए तो क्वेश्चन तो बस सॉल्व होने के लिए बनता है, तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, कुछ भी नहीं है। आप देख ही रहे हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर ले जाते हो। तो आज मेरी तरफ से इतना, आप इसको और ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करते रहो बेटा, और इसी तरह से अच्छे से मेहनत करो। बी सेफ, कीप रॉकिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।